3। नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एट 9 विशेष टॉक शो में। आज हम बात करेंगे देवी से, एक ऐसी लोकप्रिय गायिका जिन्होंने भोजपुरी के इतिहास को न सिर्फ बदला है बल्कि अपनी संघर्ष से, अपनी गायकी से करोड़ों लोगों का दिल मोहा है। तो उनके लिए कुछ एक पंक्तियां देवी आपके लिए, एंड फिर हम इस टॉक शो की शुरुआत विधिवत तरीके से करेंगे। वो कहते हैं कि ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। तो आपका सफर यूं ही जारी रहे। मेरी हाँ, तरफ क्या से बात तमाम है। मेरी तरफ से तमाम शुभकामनाएं। थैंक यू क्योंकि सो आज मच। थैंक यू। आपका स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है इस टॉक शो में। आज हम कुछ औपचारिक बातें भी करेंगे, कुछ एक प्रश्न भी रखेंगे और आपकी जिंदगी के ताले को खोलेंगे। तो बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट चूंकि वक्त की कमी है, बट हमें लिमिटेड समय में ही बहुत सारी बातों को रखना है। और देवी जी का परिचय, मुझे लगता है देवी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मुझे लगता है करोड़ों बिहार वासियों और भोजपुर से आने वाले तमाम, सिर्फ भोजपुर ही क्यों, पूरे देश और पूरे राष्ट्र की आन बान और शान है। बिहार की बेटी है देवी, और अपनी गायकी से करोड़ों लोगों तक दस्तक दे रही है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों तक भी इनकी गायकी के जलवे हैं और इन्होंने अपने संघर्ष से एक नया इतिहास रचा है। तो स्वागत है देवी आपका इस कार्यक्रम में, जहां हम बातचीत करते हैं कुछ ऐसी शख्सियतों के साथ जो अपने जीवन के कुछ तन्हा और अनछुए पलों को हमसे साझा करते हैं। तो स्वागत है। शुरुआत देवी बहुत अपने बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। परिचय, मुझे लगता है आपका परिचय दिए बगैर हम औपचारिक तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं, और आप किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। समूचा देश आपको सराह रहा है और जानता है, आपकी गायकी को सलाम करता है, और हमें फक्र है कि आप जैसी बेटी बिहार से आई हैं और पूरे देश में अपना नाम और परचम लहरा रही है। तो बहुत बहुत आभार इस गायकी के लिए कि इस गायकी के जरिए आपने इस देश को और अपनी बिहार की मिट्टी को एक नई पहचान दी है। तो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत से पहले कुछ एक गाना गुनगुना दें जो आपके मन में हो। मुझे लगता है शुरुआत इसी से की जाए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, बिल्कुल। मेरा दो एक नया सॉन्ग आया है जी जी। और इस एल्बम का नाम है हिलोर मारे। वो मैं अपने अच्छा, दर्शकों को सुनाना चाहूंगी। बहुत ही सुंदर जरूर गाना है जरूर। और ये मेरा लेटेस्ट सॉन्ग है, हिलोर मारे। हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, दिखने जब से तो के जियरा, हिलोर मारे, दिखने जब से तो के जियरा, हिलोर मारे, मिले खात तो से मनवा बड़े जोर मारे, मिले खात तो से मनवा बड़े जोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, दिखने जब से तो के जियरा, हिलोर मारे, दिखने जब से तो के जियरा, हिलोर मारे, मिले खात तो से मनवा बड़े जोर मारे, मिले खात तो से मनवा बड़े जोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, मोहनी सूरत पे चाल बतवारे, मरे लेज पे दुनिया सारे, मोहनी सूरत पे चाल बतवारे, मरे लेज पे दुनिया सारी, अंजूर मारे, अंजूर मारे, अंजूर मारे, अंजूर मारे, तोरा गोरा रंग बहुते, अंजूर मारे, तोरा गोरा रंग बहुते, अंजूर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़े जोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़े जोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे। वाह वाह, बहुत बहुत शानदार। मतलब बिना किसी म्यूजिकल सपोर्ट के आपने बहुत अच्छा गाया और मंत्रमुग्ध कर दिया अपने दर्शकों को। वैसे तमाम दर्शक जो आपको सुन रहे होंगे, आपने ऐसा समा बांधा है कि मतलब लोग आपकी जादू में मंत्रमुग्ध हो गए। खैर, बहुत अच्छा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये एल्बम सुपरहिट हो और लोगों द्वारा पसंद किया जाए। निसंदेह पसंद किया जाएगा, कोई इसमें शंका नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा गाया है
और मेरी तरफ से तमाम शुभकामनाएं। अब आते हैं कुछ एक प्रश्नों पे देवी। मुझे लगता है ऐसे प्रश्न जिससे आप रोज बरोज कहीं ना कहीं आपके ताल्लुकात होंगे, ऐसे सवाल जो हमारे और आपके बीच से ही कहीं उठ कर आए हैं। सिर्फ भारत में नहीं, मुझे लगता है पूरे देश में और विदेशों में भी, यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पे भी अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि लोगों की आमतौर से ये धारणा होती है, आमतौर पे अमूमन लोग मानते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है या जगह है, महिलाओं का स्थान किचन में है और उन्हें एक होम मेकर का ठप्पा लगा दिया गया है। तो और यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो 20% महिलाएं सिर्फ प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और अमूमन महिलाएं जो है बैक फ्रंट से अपना सपोर्ट दे रही हैं। तो क्या आपका इस बारे में आप क्या सोचती हैं कि क्या महिलाओं को जो एक ठप्पा दिया गया है होम मेकर का, क्या उससे आगे भी है उनका कोई अस्तित्व, उनकी कोई पहचान, उनकी कोई गरिमा? क्या वो इसके लिए लड़ रही हैं, कुछ कर रही हैं? आप इसको अपने परिप्रेक्ष्य में जोड़ के बताएं, आपने अपने दृष्टिकोण में देखें कि आपका संघर्ष इससे कैसे जुड़ा, एक महिला होते हुए भी और उस समाज से आते हुए भी जहाँ पे तमाम बंदिशें थी, बेड़ियां थी, लेकिन फिर भी आपने उन बेड़ियों को तोड़ा। ये कैसे संभव हुआ एक देवी के लिए, जो एक आई थिंक बहुत आम तौर पे साधारण लड़की है, मेरे ख्याल से अब नहीं है लेकिन थी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत ही अच्छा बोल रही हैं। थैंक यू। मुझे अच्छा लग रहा है आपको सुन के। और देखिए, मुझे इसमें मुझे लगता है कि मेरी जो अपब्रिंगिंग जो है वो बड़ी ही बहुत ही अच्छी तरह से हुई है। मेरे पिताजी और माताजी जो हैं, जी मुझे लगता है कि वो दोनों ही बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। और जब आपके पास इंटेलिजेंट पेरेंट्स होते हैं तो आपका जो रास्ता है वो बहुत ही आसान हो जाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, किसी के लिए भी। तो आई एम वेरी लकी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल्स। एंड उनका जो मार्गदर्शन है वो मेरी लाइफ के लिए बहुत ही उसको बोलेंगे महत्वपूर्ण रहा है। बचपन से मेरी जो लाइफ रही है, बड़ी ही हम लोग ओपन फैमिली में, बहुत ही ओपन माइंडेड सराउंडिंग के साथ हम लोग की अपब्रिंगिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स जो है काफी समझदार हैं। और मुझे लगता है कि अब बहुत सारी चीजें चेंजेस आ रहे हैं। मैं 10 साल पहले जिस तरह से लड़कियों की स्थिति थी, उसकी लड़कियों उन लड़कियों की स्थितियों में मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा सुधार है। और डेवलपमेंट धीरे धीरे आता है जब लोग ज्यादा सजग होते हैं, जब हमारा एजुकेशन अच्छा होता है, जब आपके पास ज्यादा नॉलेज होता है, तो डेफिनेटली समाज का विकास होता है। और मैं तो कहीं से भी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लड़का और लड़की कुछ अलग होते हैं। जी जी आ, बिल्कुल। पुरुषों के भी अपनी बट तरह की समस्याएं होती हैं, महिलाओं के भी अपनी तरह की समस्याएं होती है। मुझे लगता है कि पूरे समाज को बेहतर होने की जरूरत है। जब समाज जी डेवलप्ड होगा तो उसमें महिलाओं की स्थिति भी अच्छी होगी, पुरुषों की भी स्थिति अच्छी होगी। तो देवी मैं आपको मैं इसमें भी, मान रही हूँ कि जी जी मैं मान रही हूँ मैं कि बहुत चेंजेस आए हैं जब से इंटरनेट आया है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, लोगों ने बाहर की दुनिया से भी सीखा है। पहले लोग बहुत ही लिमिटेड लाइफ जीते थे। अगर जी कोई जी बिहार से है तो उसको सिर्फ बिहार के बारे में ही उसको पता होता था, हमें इर्द गिर्द में क्या हो रहा है इतना ही नॉलेज होता था। लेकिन आज जब से ये गूगल आ गया है, जब से इंटरनेट आ गया, पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो रहा है और पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से लर्न कर रहा है। तो आई थिंक कि अभी जो समाज जो है, दे आर डेवलपिंग अलॉट। यू राइट देवी। मैं बहुत मुझे अच्छा लग रहा है आप जान के कि आपने इस ग्लोबल कनेक्टिविटी को बिहार की पृष्ठभूमि से जोड़ा है कि लोग बदल रहे हैं और देश बदल रहा है हमारा। अच्छी बात है, ये अच्छी शुरुआत है कि हमारा देश बदल रहा है और इस बदलाव की कड़ी में महिलाएं भी सामने आ रही हैं, एंड आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही। बट मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या सारी बिहार की या उत्तर पट्टी की जितनी भी लड़कियां हैं जिस पृष्ठभूमि से आती हैं, क्या सबके पेरेंट्स आपकी तरह, मुझे नहीं लगता कि आपकी तरह वो लकी होंगी कि उनके पेरेंट्स इसमें सहयोग करते हो आगे आने में। खैर मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगी। मेरा सवाल ये है कि हमारे समाज का जो एक दृष्टिकोण है वो महिलाओं को हमेशा से दोयम दर्जे का मापता रहा है। उसको लगता है कि दे आर गिविंग ऑलवेज अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये आप भी शायद उस समाज से आई हैं, आपको इस बात का एहसास होगा कि महिलाएं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की हकदार रही हैं हमेशा से। दे हैव नेवर गिवन टू द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो उस समाज में, जिस समाज में महिलाएं दोयम दर्जे की रही हैं, उनके लिए हमेशा एक सेट क्राइटेरिया रहा है, सो कॉल्ड सेट क्राइटेरिया,
कि आपको एक सर्टेन काम करना है, यू स्पेसिफिकली आपको खास तौर से कुछ ऐसे काम दिए जाते हैं जिसमें आप टीचिंग कर सकते हो, कुछ ऐसे काम जिसमें आप प्रोफेशनली कुछ और बहुत हो गया तो आप वर्क फ्रंट पे आप किसी होटल मैनेजमेंट का कोर्स सकते हो, एमबीए कर सकते हो, या व्हाटएवर। मतलब मोस्टली टीचिंग का जो एक बहुत परंपरागत तरीका रहा है लोगों का, बट अब वो चीजें उस तमाम ऐसी चीजों से, ऐसे बैकड्रॉप से निकल के महिलाएं गायकी के क्षेत्र में करियर बनाए, ये कितना संघर्षपूर्ण रहा आपके लिए? एक ऐसा क्षेत्र जो जिसको बहुत कम सराहना मिलती है और मिलती रही है, एक ऐसी महिला जो गायकी को अपना करियर बनाए, ये कितना मुश्किल रहा आपके लिए? मेरा सवाल ये है कि गायकी को एज अ करियर अपनाना आपके लिए कितना मुश्किल है इन कंपैरिजन, क्योंकि हम तमाम दूसरे करियर को बहुत आसानी से चुन लेते हैं, सॉरी, मैं बट आपको सुन नहीं पा रही हूँ, कनेक्शन का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपके क्वेश्चंस को समझ आवाज नहीं पाई अभी मेरी तक। मेरा सवाल ये है, आप सुन पा रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज पहुंच रही है? देवी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नेटवर्क का कोई दिक्कत है, आ जाएंगे। अच्छा, तक अपना व्यू आप रख सकते हैं, आ जाएंगे। कोई नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। देवी अभी मेरे ख्याल से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारे लाइव नहीं दिख पा रही हैं, वो फिर से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। आ रही है, आ गई। जी जी, अब मेरी आवाज पहुंच रही है देवी आप तक? अब आ रही है जी। मेरा सवाल ये था आपसे कि हमारे समाज में महिलाओं को लेकर शुरू से ही एक दोयम नजरिया रहा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की मैं बात कर रही हूँ। अगर महिला किसी खास पेशे को चुनती है या किसी खास प्रोफेशन को चुनती है, तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन चिन्ह लगाए जाते हैं, प्रश्न चिन्ह, कि आपके लिए ये क्राइटेरिया ठीक नहीं है, आपके लिए वो रास्ता ठीक नहीं, आप एक ट्रेडिशनल रास्ते पे जाओ, आइदर यू शुड गो फॉर द टीचिंग और आइदर यू शुड गो फॉर सम अदर वर्क विच इज वेरी कंफर्टेबल, राइट? तो उस दौर, उस क्षेत्र से उस कंफर्ट जोन से निकलकर महिलाएं गायकी को, डांस को, नृत्य को अपना करियर बना रही हैं, शेफ बन रही हैं, होम मेकर की भूमिका से आगे निकलकर बहुत कुछ कर रही हैं। तो ये कितना संघर्षपूर्ण रहा आपके लिए कि आपने गायकी को एज अ करियर इम्प्रूव किया, इंक्लूड किया अपनी जिंदगी में? तो वो गायकी एज अ करियर आपने कैसे चुना? क्या उसके लिए कुछ संघर्ष रहा कि क्या पेरेंट्स की तरफ से कुछ दबाव रहा कि नहीं, आपको गायकी का करियर नहीं चुनना है, किसी और दिशा में बढ़ना है? आप इस मामले में जी, इस मामले में मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। मेरे पापा की जो सोच है बहुत ही डिफरेंट है। उन्होंने बच्चों की जो खुशियां हैं उसको हमेशा तवज्जो दिया। इवन म्यूजिक भी हमारे जीवन में इसलिए नहीं आया कि हमें कुछ कैरियर बनाना है, ऑल्दो ये मेरा कैरियर बना जरूर है, लेकिन पापा ने म्यूजिक इसलिए लाया क्योंकि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो क्रिएटिविटी है, म्यूजिक है, आर्ट है, ये बच्चों की लाइफ को इनहेंस करता है। तो उनको जब लगा कि देवी के अंदर म्यूजिक है, इसके अंदर डांस है, तो इसको शिक्षा देनी चाहिए म्यूजिक की और इसको गाना चाहिए। तो पापा ने बस हमें म्यूजिक के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उनको लगता है कि हर बच्चे को खेल कूद भी करना चाहिए और म्यूजिक भी सीखना चाहिए। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के पापा ने हमें उसके लिए भी बहुत प्रेरित किया। हम लोग मैं ताइक्वांडो भी जानती हूँ, मैंने फाइटर भी रही हूँ, मैंने चैंपियनशिप भी जीता है। तो आई थिंक कि म्यूजिक हमारे जीवन में हॉबी के रूप में ही आया और वो बस मेरा कैरियर भी बना। हम जिस बदलाव की बात करें, क्या वाकई हमारा बिहार बदल रहा है क्या? मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगी। मुझे लगता है अभी बहुत लंबा सफर तय करना है इस मामले में, जहां लड़कियों को एक सुरक्षित माहौल मिल सके कि वो एक सुरक्षा भरे माहौल में आगे बढ़ सकें, अपना करियर ऑप्ट कर सकें, और कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप करियर जिनको छोड़ के वो जीवन में कुछ नए करियर, जैसे आपने जिस करियर को तराशा एज अ गायकी, आज भी बहुत से ऐसे फैमिली हैं जो जिनको मैं जानती हूँ, अगर फैमिली में कोई डॉटर है और ये कहती है कि मुझे एज अ डांस, एज अ करियर, एज अ नृत्य मुझे अपना करियर ऑप्ट करना है या करियर बनाना है, तो उनको वहीं पे रोक दिया जाता है।
उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, नहीं आपको सिर्फ एजुकेशन क्षेत्र में जाना है, आपके लिए सबसे सेफ मोड यही है। तो मैं उस संदर्भ में बात कर रही थी, महिलाओं के लिए आज भी ये बहुत जद्दोजहद भरा है एज अ सिंगिंग का करियर, एज अ डांस करियर। या एक्चुअली बहुत सारी चीजें हमारी कंडीशनिंग होती है, और मुझे लगता है कि हर देश की अपनी अपनी कंडीशनिंग होती है। तो बहुत सारी चीजों को लेके हम उसको मौलिक तरीके से नहीं सोच पाते, इसलिए वो हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, या फिर हमें मतलब वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। अब ये जो कला है, ये तो ये बहुत ही रेयर चीज होती है, जिसपे भगवान बहुत कुर्बान होते हैं। उनको संगीत मिलता है, उनको नृत्य मिलता है। हर कोई नृत्य नहीं कर सकता है, हर कोई गा नहीं सकता है। तो ये भगवान की असीम कृपा होती है। लेकिन कई बार चीजों का, हमारा जो इतिहास रहा है, उसमें संगीत जो है वो कई पहले ये मंदिरों में था, फिर ये राजा के दरबार में ये शुरू हुआ। तो जो हमारा बहुत सारी चीजें बहुत पुराने समय से आ रही है, तो वो सारी चीजें भी हम कैरी कर रहे हैं, जो पिछला हमारा इतिहास रहा है। लेकिन अब जो है, अब उस लेगेसी को हम कैरी कर रहे हैं, या और बहुत सारी चीजें एक धारणा बन जाती है समाज की। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, बहुत सारे, इवन आप बहुत सारे कंट्री, ईरान जैसे कंट्री है, वहां पे आप म्यूजिक सुन भी नहीं सकते हैं पब्लिकली। क्या है आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम उस लेगेसी को अब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं धीरे धीरे। चीजें बदल रही हैं, बट वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन वक्त लगता है। जैसे जैसे समाज एजुकेटेड होगा, जैसे जैसे लोग चीजों को समझने लगेंगे, जब उनका दूसरे देशों से इंटरेक्शन होगा, डेवलप कंट्री से इंटरेक्शन होगा, देन दे विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स। आई थिंक यू आर राइट। अब एक सीधा और तीखा सवाल, बहुत छोटा सवाल। बिहार की मिट्टी ने आपको बहुत कुछ दिया, बहुत प्यार दिया, दुलार दिया, देश विदेश में आपने नाम कमाया और बहुत अच्छा कार्य प्रदर्शन कर रही हैं आप अपनी गायकी के बलबूते, बहुत बहुत यश अर्जित कर रही हैं। लेकिन मेरा सवाल है, आप अपने लेवल में अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं? क्षेत्र की महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं आप? देखिए, महिलाएं, जब आप कुछ सही कार्य करते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि लोग इंस्पायर्ड होते हैं। और आज मैंने अपनी बात पूरी नहीं की, क्योंकि आप आज बिहार में वर्तमान मौजूदा स्थिति में आप एक रोल मॉडल हैं टीनेजर्स के लिए, यानी इस क्षेत्र में आने वाली महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। तो मुझे लगता है, चूंकि आप एक एम्पावर्ड वुमेन हो चुकी हैं, देश ने इतना प्यार दिया है आपको, आप विदेशों तक शोज करती हैं और बहुत पॉपुलर हैं, तो एक एज अ रोल मॉडल आप व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द योर सोसाइटी, आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या दे रही हैं वापस? बिकॉज ये समय है अब आपको वापस लौटाने का। समाज ने आपको बहुत दिया है, नाउ दिस इज टाइम टू रिटर्न बैक। तो उस लेवल पे आप क्या कर रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कार्य अच्छी तरीके से करता है, तो वो समाज को कंट्रीब्यूट करता है। मैं इस तरह से मानती हूँ कि अगर एक जूता पॉलिश करने वाला व्यक्ति भी अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं समाज को कुछ देता है। अगर मैं संगीत के माध्यम से लोगों का स्वस्थ मनोरंजन कर रही हूँ, साथ ही साथ मैंने भोजपुरी के जो ट्रेडिशनल गाने हैं उसको गाया है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मैंने अपने कार्य को अच्छे से किया है। तो मैं मानती हूँ कि ये समाज को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। और उसके अलावा मैं ऋषिकेश में रहती हूँ, यहाँ पे हम लोग का आश्रम है, देवी म्यूजिक आश्रम के नाम से। आप ऋषिकेश में रहती, बहुत पवित्र भूमि में रहती हैं आप, और मुझे लगता है वहां से बढ़िया संगीत के लिए कोई भी भूमि नहीं हो सकती, वो भूमि इतनी पवित्र है। और मैं, जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, अगर वो ऋषिकेश आते हैं, तो मेरा जो आश्रम है देवी म्यूजिक आश्रम, वो यहाँ विजिट कर सकते हैं, रह सकते हैं। यहाँ पे संगीत की शिक्षा दी जाती है, नृत्य की शिक्षा दी जाती है, और पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ आते हैं। एक छत के नीचे हम रहते हैं और एक साथ खाते हैं, और एक सुंदर वातावरण देने का हम लोग की कोशिश रही है कि एक सुंदर वातावरण दिया जाए समाज को। लेकिन देवी, सवाल ये है, प्रश्न ये है कि ऋषिकेश ही क्यों, बिहार क्यों नहीं? आपने बिहार के किसी कस्बे को क्यों नहीं चुना अपनी नाट्यशाला, अपनी गायनशाला के लिए, जहां आप ऐसी महिलाओं को प्रशिक्षित करती जो मुख्य धारा से कटी हुई हैं, जिनको मौका नहीं मिल रहा है, अवसर नहीं मिल रहा है? तो संभवतः ये अच्छी कोशिश रहती। देखिए, मेरे लिए मैं कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करती हूँ। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, और मैं इसको
पूरे वर्ल्ड को अपने यू हैव अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच। मेरे ख्याल से देवी लाइव से फिर चली गई हैं और उनका कनेक्शन हमसे कट गया है, संपर्क कट गया है, और बहुत पुअर नेटवर्क होने की वजह से वो ना तो हमें सुन पा रही हैं और ना कुछ उनकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। तो मुझे लगता है देवी को हम फिर सुनेंगे, उनकी बातचीत को दोबारा वो जैसे ही कनेक्ट होती है हम उनको सुनेंगे और इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे। क्योंकि हमने अलग-अलग पक्षों को उठाया है और तमाम ऐसे मुद्दों पे भी हम बातचीत कर रहे हैं जहाँ हम उनके करियर और करियर से रिलेटेड सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि उनके गायन के क्षेत्र में उन्होंने किस तरह की सुविधाएं अर्जित करी हैं और किस तरह से उन्होंने सफलता हासिल की है, एक छोटे से कस्बे से आकर देश विदेश में पॉपुलर हुई हैं, तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा का ये दौर जारी रहेगा। वापस जुड़ गई हैं देवी हमसे और ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आप सुन रही हैं देवी, वापस सुन रही हैं जी आप? जी 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 जी। तो एक सवाल और था देवी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न था कि जिस भोजपुरी की हम बात करते हैं, जैसे शारदा सिन्हा, अभी किसी रंगीश ठाकुर ने लिखा भी है, उन्होंने शायद एक प्रश्न किया है कि जिस तरह शारदा सिन्हा भोजपुरी की एक रोल मॉडल थी, उन्होंने शुरुआत की थी विधिवत तरीके से, उन्होंने वहाँ की लोक गायन संस्कृति का संवर्धन और परिवर्धन किया था और वो बिहार के स्वाभिमान की प्रतीक बनी थी। तो क्या हम वही अपेक्षा आज बिहार का दर्शक देवी से करें कि उसी संस्कृति को, उसी लोकप्रियता को की जो धारा है उसको आगे बढ़ाएंगी देवी? बिल्कुल ऐसा लोगों ने माना है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरी जो फैन फॉलोइंग है उसमें फैमिलीज में लोग मुझे बहुत ज्यादा सुनते हैं और जहां भी मैं जाती हूँ लोग मेरे छठ के गाने की चर्चा करते हैं कि जहां आजकल छठ होता है लोग मेरे गानों को सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने ये महसूस किया है कि जो हमारे बिहार की जो संस्कृति है या फिर जो विरासत है उसको मैंने संभाला है। तो मैं उस अपने आप को लेगेसी को आप, सौभाग्यशाली मानती मुझे हूँ। लगता है बिहार के दर्शक ही नहीं समूचा भारत ही आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। और सिर्फ स्त्रियां ही क्यों, आप, मुझे लगता है इस देश और इस राष्ट्र की, समूचे राष्ट्र की पहचान और प्रतीक हैं। लोक गायन का एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो हमारी संस्कृति का वाहक रहा है और इसने हमेशा से हमारी संस्कृति को संवर्धित किया है, आगे बढ़ाया है। और इसके अगर हम ऐतिहासिक पक्ष को देखें तो तमाम ऐसे गायक हुए हैं जिन्होंने, तानसेन से लेकर, अगर हम तानसेन की शुरुआत करें, उनकी बात करें, तो तब से लेकर गायकी का जो ये दौर है अब तक चलता रहा है और अलग अलग घरानों ने इस दौर को इस लेगेसी को कायम रखा है और हम अपेक्षा करते हैं कि देवी भी इस लेगेसी को आगे कायम रखेंगी। मेरी वैसे देवी देवी ये संघर्ष संघर्ष कैसा रहा, थोड़ा आप बताएं अपने मेरे ख्याल से हमारे कोई दर्शक हैं जो सवाल कर रहे हैं कि देवी को बोलिए कुछ गुनगुनाए, वो एक आध छठ का गीत, ओके। दो तो लाइन पहले गुनगुना मैं दीजिए। गा लेती हूँ और जी उसके जी जी, बाद जरूर जो हमारी जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे। तो जरूर मैं जरूर मुझे लगता जरूर। है कि हमारे दर्शक गानों में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। नहीं नहीं, वो किसी दर्शक की का अनुरोध है, नीचे मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा आप अच्छा, ये संदेश आप तक पहुंचा दूं। जरूर जरूर। आपकी फैन फॉलोइंग लंबी है। एक और मेरा नया गीत है वो सुना देती हूँ। जरूर। मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा। अब तो कुछ भी मुझे भाता नहीं, अब तो कुछ मुझे लग रहा है भी इंटरनेट। एक तेरे सिवा ये तो नजर मुझे आता नहीं, आता नहीं। मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा। रात दिन तेरा ही रहता है ख्याल, प्यार में तेरे हुआ मेरा बुरा हाल। रात दिन तेरा ही रहता है ख्याल, प्यार में तेरे हुआ मेरा बुरा हाल। मैं हूँ दिल हार गई, तुझ पे जाने सार गई। मैं हूँ दिल हार गई, तुझ पे जाने सार गई। कोई और दिल को धड़काता नहीं, कोई और दिल को धड़काता नहीं। एक तेरे सिवा
कुछ भी तो नजर मुझे आता नहीं, आता नहीं। मुझे इश्क का रोग लगा, मुझे इश्क का रोग लगा। वाह वाह, क्या अंदाज है। मतलब इस बेबाकी के लिए तो आपको मैं 100 में से 100% देती हूँ। आपने क्या बोल्ड थैंक अंदाज में गाया है, बहुत सुंदर, शानदार। और मुझे लगता है इस शानदार अदा पे कौन नहीं मर मिटेगा। इसलिए आपके दर्शकों की फैन फॉलोइंग संख्या बहुत लंबी है। नीचे कई लोगों ने कमेंट्स भी भेजे हैं, आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं, जिसे मैं आप तक पहुंचा रही हूँ लगातार। किसी ने ये भी अनुरोध किया है कि साथिया सॉन्ग गाएंगे, लेकिन अभी नहीं, वो कार्यक्रम के अंत में मेरे ख्याल से, क्योंकि इस बीच हम कुछ बातचीत भी कर लें और चर्चा भी कर लें। हम बात कर रहे थे आपके संघर्षों की, ये शुरुआत कैसे हुई, और एज अ वुमेन क्या बिहार जैसी पृष्ठभूमि में आपको संघर्ष और चुनौतियां झेलनी पड़ी? तो फिर आपने उसको कैसे टैकल किया, उन चुनौतियों का सामना कैसे किया? एक ऐसी लड़की जो, आई डोंट नो आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई है, आप जरा इस पे प्रकाश डाले देवी। आपका आपका लालन पालन कहाँ पे हुआ है? देखिए, मैं बेसिकली छपरा की रहने वाली हूँ और मेरा जो स्कूलिंग छपरा से ही हुआ है। और अच्छा। जब मैंने 10th पास किया तो फिर मैं दिल्ली आ गई। वहां पे मैंने संगीत की शिक्षा के लिए पापा ने हमें एक स्कूल था, गंधर्व जी। संगीत महाविद्यालय, वहां पे हम हम्म। लोगों को शिक्षा लेने लगी मैं। और उसके बाद एक कथक डांस भी मैंने सीखा श्री राम भारतीय कला केंद्र से। तो मैं और मेरी सिस्टर नीति, हम लोग दिल्ली में रहते थे। और जब जो कलाकार होता है उनकी बड़ी इच्छा होती है कि वो टीवी पे आ जाए, या कैसेट, उसमें कैसेट निकलता था और सीडी नया नया आया था। तो हम लोग की बड़ी इच्छा होती थी कि हम लोग भी सीडी में गाएंगे। तो पापा तो छपरा रहते थे, मैं दिल्ली रहती थी, तो वहां पे फोन पे बातें होती रहती थी। पापा बोलते जब फुर्सत मिले तो थोड़ा सा टी सीरीज के भी चक्कर लगा लेना। लेकिन जब हम लोग टी सीरीज वगैरह या जो भी कंपनी में जाते थे, तो वहां पे जो मामला होता है वो ये होता है कि जो कलाकार पहले से बिक रहे होते हैं, पहले से वो मार्केट में होते हैं, उनको वो लेते हैं, लेकिन नए स्थापित को करना मुश्किल चांस होता है, जल्दी नहीं मिलता है। नए लोगों को स्थापित करना मुश्किल होता है, स्वयं को स्थापित करना इज हाँ, वेरी डिफिकल्ट स्थापित टास्क। होना बहुत तो लेकिन फिर भी हम लोग लगे रहे और हमें ट्रस्ट था आप कि नहीं। और पापा का गाइडेंस भी मिलता था। और जब आपके अंदर किसी चीज की इच्छा होती है तो मुझे लगता है कि आपको जो कंडीशन है या सिचुएशन है वो भी आपके फेवर में हो जाता है। तो बिल्कुल आई रियली बिल्कुल। वांटेड टू सिंग फॉर द एल्बम। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है सिचुएशन भी ऐसा हुआ। जी, आपके विल पावर ने आपको वहां तक पहुंचाया है, आपकी स्ट्रांग इच्छा शक्ति थी कि आपको वो पहुंचना है। तो वो कहते हैं ना कि जब आप कोई ख्वाहिश रखते हैं तो सारी की सारी कायनात आपको पहुंचाती है वहां तक। हाँ, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल। कायनात। जी जी। और मुझे लगता है कि मेरे पापा ने बड़े हेल्दी तरीके से, हम लोग स्ट्रगल भी जो हुआ है, मुझे नहीं लगता कि मैंने ज्यादा स्ट्रगल किया है। सारी चीजें बहुत ही नेचुरली हुई हैं और बहुत ही स्मूथली हुई हैं। और जो भी थोड़ा बहुत हमारे जीवन में संघर्ष भी रहा है, उसको पापा ने कभी भी इसको एक प्रेशर के रूप में नहीं लिया कि हमें फेमस सिंगर बनना है या फिर कैसेट ही निकालना है। पापा ऑलवेज मतलब हम लोगों को बड़े हंसाते खिलाते जिसको बोलते हैं, उस तरह से हम लोगों ने काम किया कि नहीं हमें ये करना है। लेकिन उसके प्रति ऐसा भी नहीं था कि हम नहीं अगर कर पाए, कैसेट नहीं निकलेगा तो हम जीना छोड़ देंगे या कुछ और नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। पापा ने कहा कि संगीत जो है वो हमारे जीवन के लिए है। अब वो कोई रस है। जानता हो या नहीं जानता हो, आप जब गाते हैं तो आप खुद में अच्छा महसूस करते हैं। तो बिल्कुल संगीत बिल्कुल। का बहुत बड़ा रूप है, संगीत आपके जीवन के लिए है। ये सब तो छोटी बातें हैं कि भाई हमें फेमस होना है या फिर हमें एल्बम्स निकालना है। ये जी ये जी। नेचुरल आप चाहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट ओनली, ये ये सिर्फ सिर्फ कला रीजन ही नहीं है नहीं, म्यूजिक के लिए। राइट, ये सिर्फ कला और सुकून ही नहीं बल्कि एक औषधि भी है। कहते हैं म्यूजिक इज द रेमेडीज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। संगीत के बिना तो जीवन सूना है, और हम संगीत के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते जीवन की। तो ये मुझे लगता है आपके जीवन को सबसे बड़ी औषधि देने वाली ये ताकत होती है कि संगीत ही आपको जीवित रखता है। लेकिन मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया है खुद भी, और सुना भी है कि उत्तर पट्टी से आने वाले तमाम ऐसे लोग या हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग जब सफलता अर्जित करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो सफलता को संभाल नहीं पाते। इन द सेंस कि दे नेवर लुक बैक टू बिहार, और दे फील शेम इटसेल्फ। उनको लगता है कि मैं बिहारी ना कहलाऊं। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ऐसा क्यों उनको लगता है कि बिहारी कहलाने पे उनको शेम फील होता है? दे आर फीलिंग बॉडी शेमिंग और समथिंग, एंटिटी शेमिंग और रीजनैलिटी वाली फीलिंग आती है।
तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, बट यस आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जो हर व्यक्ति है ना वो इंडिविजुअल है, और आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या हैं। अगर अगर आपका जन्म बाई चांस किसी बहुत डेवलप कंट्री में होता है, और आप मेंटली मतलब आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, तो आप डजेंट मैटर कि आप कहाँ से पैदा हुए हैं, क्या हुआ है। कोई आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ही अनडेवलप्ड जगहों पे पैदा होते हैं, गांव में पैदा होते हैं, और वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो आपकी, मुझे लगता है कि ये तो कोई मैटर ही नहीं करता है। जब भी मुझसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो मैं बताती हूँ कि मेरा घर छपरा में है, मैं बिहार से हूँ। तो मुझे इस आप चीज का जी जी कोई मलाल नहीं है। मलाल नहीं है, और ये तो कोई मैटर ही नहीं करता है ना। अब बिल्कुल आप बिल्कुल। ये देखिएगा कि जब दो ब्रदर एक जैसे नहीं होते हैं, कई बार हम्म। आप देखिएगा कि एक ही घर में दो बेटे हैं और दोनों बिल्कुल दो तरीके के हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मैटर करता है कि आप कहाँ से बिलो, आप क्या हैं, ये मैटर करता है। अब आप कहीं पैदा हो सेल्फ जाइए और आइडेंटिटी। आप आपके अंदर वो क्वालिटी ना हो, तो क्या, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये मैटर बिल्कुल। करता है। और किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है, या व्यक्ति बट अपार्ट फ्रॉम दैट आगे की क्या भावी योजनाएं, कुछ उस पे भी बताएं, आगे किस तरह के एल्बम्स आ रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं। क्या बिहार महोत्सव में आप कुछ कर रही हैं खास, और अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, कुछ उसके बारे में बताएं। भावी योजनाएं क्या है, अगले नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जो पाइपलाइन में है। देखिए, मैं लगातार रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ। इधर एक साल से तो थोड़ा सा जो फ्लो था उसमें थोड़ी कमी आई है। स्टेज शोज काफी कम हो गए हैं पहले की तुलना में। लेकिन फिर भी जब से कोरोना शुरू हुआ, तो लेकिन फिर से अब स्टार्ट हो रहा है, प्रोग्राम्स हो तो रहे हैं। तो फिर से फ्लो आ गया है, और मैं बस अच्छा संगीत के साथ जुड़े रहना चाहती हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हर व्यक्ति जो है वो अपना कार्य जब अच्छे अच्छे तरीके से करेगा, तो पूरा समाज जो है वो डेवलप होता है। बिल्कुल और मुझे बिल्कुल। लगता है कि मैं संगीत में हूँ, तो मैं संगीत के माध्यम से अच्छे संगीत को लोगों के सामने जरूर। लाना चाहती हूँ, अच्छे अच्छे गाने गाना चाहती हूँ। दैट्स माय प्लान। बिल्कुल बिल्कुल। और तो मुझे लगता है समूचे देश और राष्ट्र की जो लड़कियां हैं ये कहें गर्व के साथ कि देवी देवी ही है, सेलिब्रिटी नहीं है। राइट, मुझे लगता है ये टैग चस्पा करना ठीक नहीं, क्योंकि वो सेग्रीगेट करता है आपको अलग। तो देवी एक देवी है, और देवी साधारण देवी है, जो कल छपरा में वाली देवी थी वही देवी है। शायद हम ये अपेक्षा करें कि देवी सेलिब्रिटी नहीं हो गई है। नहीं नहीं, और सेलिब्रिटी क्या होता है, मुझे तो इसका मतलब भी ज्यादा समझ में नहीं आता है कि सेलिब्रिटी शायद लोग समझते हैं। लोग आपको सेलिब्रिटी बनाते हैं। इंसान तो वही होता है। हर आदमी सुबह में उठता है और अपने जो उसके कार्य है उसको करता है। लोग उसको सेलिब्रिटी बना देते हैं, मुझे लगता है। जरूर, मुझे लगता है आप ऐसे ही औपचारिक और साधारण बनी रहें, और हमेशा साधारण बनी रहें, क्योंकि मुझे लगता है अर्श से और फर्श तक पहुंचने का जो रास्ता होता है अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो नीचे जब हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो नीचे आने की वापसी की सीढ़ी अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो आप उस सीढ़ी को याद रखें कि हमें कभी ना कभी नीचे उतरना है, और उस सफलता की जो चाशनी है, जो मिठास है, उसको हमेशा कायम रखना है। तो सफलता को थामना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, इट्स अ बिग टास्क। हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे ऐसे ही निरंतर सफल रहें, और सफलता के लगातार बड़े बड़े मुकाम हासिल करें। नीचे एक फॉलोवर हैं जो लगातार आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप साथिया फिल्म का एक गाना गुनगुनाएं, इससे पहले कि हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाए, और अब वक्त भी हो चला है। तो मुझे लगता है 30 मिनट से पहले हमें रैप अप करना होगा। तो आप उनके लिए गाना गुनगुना दें, फिर हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ेंगे। हाँ, ये भी मेरे एल्बम का ही गाना है, साथिया, वो इस वाले। जरूर। साथिया, तेरे भी न जिया लागना। साथिया, तेरे भी न जिया लागना। जाऊं कहाँ ये बता, तेरे भी न जिया लागे ना। दिल की कहानी, राज की बातें, गम का फसाना,
किसको सुनाए सारे जामे, एक तुम ही हो हमदम मेरे, ये कैसे बताए, दूर रहा जाए ना, दूर रहा जाए ना, तेरे बिन जिया लागे ना, साथिया तेरे बिन जिया लागे ना, वाह वाह, जाऊं कहाँ ये बता, तेरे बिन जिया लागे ना। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। मतलब मैं आपके हर गाने पे इस तरह मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ कि शब्द नहीं बचते हैं, स्पीचलेस। थैंक यू और सो मच। चूंकि आपसे रूबरू होने का पहली बार अवसर मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी औपचारिक बातें हुई, कुछ इधर उधर की भी बातें हुई। मुझे लगता है कि हमारे सपनों पर बिरादरी की बंदिश नहीं होनी चाहिए। इस बात को आपने सच साबित करके दिखाया है, अपनी मेहनत से, लगन से, परिश्रम से, और हिम्मती और कद्दावर एक शख्सियत बन के। तो मुझे लगता है आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, लोगों के लिए प्रेरणा बनती रहें, और जीवन में खूब आगे बढ़ें, और उस किरदार को एक नया आयाम दे, जिस किरदार को आपने देवी बन के जिया है। सिर्फ वहां का सफर जो छपरा से शुरू हुआ था, देश विदेश तक जाए, और उस सफर को एक नया मुकाम मिले। इसी इसी शुभकामना के साथ फिर कभी किसी और टॉक शो में आपसे मुलाकात होगी। देवी, बहुत बहुत आभार, आप हमसे मिली, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत आभार, और थैंक यू। मेरी तरफ से भी जो आपका चैनल है उसको ग्लेयर मैं एंड बहुत लाइट। बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिसके माध्यम से मैं लोगों से जुड़ी, और मैं सच में मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने किए हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बात की और आपके जो बोलने का अंदाज है, इट्स वेरी नाइस, थैंक वेरी यू, स्वीट एंड थैंक यू, वेरी थैंक इंटेलेक्चुअल, आई विल से। ये इंटरव्यू थैंक यू। काफी बुद्धिजीवी इंटरव्यू आपने लिया मेरे से, इसके लिए आपको नहीं बहुत नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत नहीं नहीं, थैंक यू, शुक्रिया देवी जी कि आप आई और आपने इतना कीमती लम्हा निकाला हमारे लिए। ये बहुत खुशी की बात है, और हम तो, मैं, मुझे लगता है सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आपके जितने दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, वो बहुत ही इन इन पलों में भावुक हो रहे हैं आपके गानों को सुन के, और आपकी गायकी को तसव्वुर मिला के वो बहुत ही खुश हो रहे होंगे। और मुझे लगता है काफी लोग नीचे कमेंट भी लिख रहे हैं आपके लिए, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप निसंदेह आगे बढ़े और खूब आगे बढ़े, और सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश का नाम आगे करें, और पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में जाते जाते आपके लिए कुछ एक पंक्तियां हैं जो मैं आपके लिए दूंगी, और मुझे लगता है इन पंक्तियों के बगैर आपकी शख्सियत पूरी नहीं होती। तो वो कुछ क्या बात। चंद पंक्त वो पंक्तियां आपको समर्पित। वो कहते हैं कि वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं जाते। वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं जाते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं जाते। तो क्या निसंदेह बात देवी, है। आप अपने दर्शकों और खासकर मेरे दिल में भी आप हमेशा बनी रहेंगी, और आपकी ये मुस्कुराहट हमेशा कायम रहेगी, और नए मुकाम तलाशती रहेगी। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।